हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो यहाँ हम बात कर रहे थे हेरिडिटी के बारे में एंड इवोल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारे पास आता है, जिसमें हमने जाना हेरिडिटी किसे कहते हैं, आनुवांशिकता क्या होती है। नेक्स्ट हमने बात की है वेरिएशन क्या होता है। अब हम कह रहे थे कि यहाँ पे विभिन्नताओं का संचय किस प्रकार से होता है और क्या उसका रिजल्ट होता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम बात कर रहे थे इनहेरिटेड ट्रेट के बारे में। हमने कहा इनहेरिटेंस का मतलब होता है कैरेक्टर पास होते हैं यहाँ पर हमारे माता पिता से हम में। और आपने कहा कि जो कैरेक्टर हैं वो एज इट इज पास होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हमने कहा हम में जो कैरेक्टर्स आए हैं यहाँ पे वो 50% आपके मदर से, 50% आपके फादर से आए हैं। इट मीन्स के डिफरेंट सोर्स है यहाँ पर इंफॉर्मेशन का। ठीक है, अब थोड़ा बेसिक चीजें समझते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी यहाँ पे। ठीक है, हमने कहा, चलिए चलिए टॉपिक आगे आएगा। बेसिक सी चीजें हमारे पास ये आती हैं कि जो कैरेक्टर है वो कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो हमें मिलता है हमारे पेरेंट्स से। हमारा जेनेटिक मटेरियल जो बनेगा वो हमारे मदर एंड फादर दोनों से बनेगा। और जो कंट्रीब्यूशन होता है दोनों का 50-50% होता है। ऐसे नहीं कि किसी का ज्यादा है किसी का कम है। 50% आपके मदर से, 50% आपके फादर से क्या है, आपका जो जेनेटिक मटेरियल है आपको मिला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, हमने कहा हो सकता है आप सोचेंगे कभी आपने देखा होगा अपने आसपास या फिर आपको भी ऐसे कमेंट मिलते हैं कि आप ज्यादा अपने माता के जैसे दिखते हैं या ज्यादा अपने पिता के जैसे दिखते हैं। तो कैरेक्टर जो है आपने कहा है तो 50-50% डिपेंड करता है कि कौन से कैरेक्टर ज्यादा एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो और किस प्रकार से हो रहे हैं। तो ये चीजें हम आगे जा करके पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो इमेज आई है उसमें हमने क्या पढ़ा है, आपने कहा कि कुछ तीन यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टर आए हैं। हेयर कलर आया है, आई कलर आया है, हेयर का टाइप आया है। ठीक है, आपने कहा कि अगर हम देखें कि जो कैरेक्टर एज इट इज पास हुए हैं, जैसे कि आपने कहा यहाँ पे जो ऑरेंज कलर के हेयर हैं और यहाँ पर आप देखेंगे ये कैसे हैं, कर्ल हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कहा येलो कलर के हेयर हैं और ये कैसे हैं, स्ट्रेट हैं। अगर वेरिएशन हम देखें, एक नया कॉम्बिनेशन जो बना है कि हेयर तो कैसे हैं, येलो हैं, लेकिन टाइप कैसा है, कर्ल है, कर्ली हेयर से है। तो हमने यही चीजें कही है। हमने कहा कि जो मदर थी उसकी उनकी आंखें कैसी थी, ब्लू थी, उनके हेयर का कलर कैसा था, येलो था, उनके हेयर का टाइप कैसा था, स्ट्रेट था। जो फादर है उनकी आंखें जो थी वो ब्राउन कलर की थी, उनके हेयर कैसे थे, कर्ली थे, एंड कलर कैसा था, ऑरेंज कलर था। ठीक है, अब हमने क्या बात की है, हमने कहा इनके जो तीन संतति हमारे पास आती हैं और तीनों में हम देखते हैं कि कैरेक्टर कैसे पास हुए हैं। तो आपने कहा हेयर कलर, हेयर टाइप, हेयर कलर, हेयर टाइप यहाँ पे पास हुआ है। और आइज का अगर हम देखें तो ब्लू आइज मदर से आई हैं एंड यहाँ पे ब्राउन आइज फादर से आई हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा, एक नया कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ एक कैरेक्टर की बात करें, यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको दो कैरेक्टर को लेके मिल रहा है। जैसे कि ब्राउन हेयर, ऑरेंज हेयर के साथ ब्राउन आईज थी, यहाँ पे ऑरेंज हेयर के साथ ब्लू आईज है। अपने का ब्लू हेयर के साथ यहाँ येलो हेयर के साथ यहाँ पे ब्लू आईज थी, और यहाँ पे येलो हेयर के साथ ब्राउन आईज है। तो आपने कहा दो कैरेक्टर को लेके चले तो हमारे पास क्या आया है, यहाँ पे नया कॉम्बिनेशन आया है। लेकिन अगर सिंगल कैरेक्टर को लेके चले तो हमने यहाँ पे बात की थी कि हेयर कलर तो यहाँ से आया है, हेयर टाइप यहाँ से आया है। ठीक है, तो कैसे होते हैं इनहेरिट ट्रेट, हमने इनकी बात यहाँ पे की थी। और कैसे नया यहाँ पे क्या आता है, सीक्वेंस बनता है। आपने कहा हेरिडिटी इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म एक्वायर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है, हमने कहा हेरिडिटी एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से क्या करते हैं, जो कैरेक्टर है उन्हें एक्वायर करते हैं, कैरेक्टर को अर्जित करते हैं। These characteristics are called traits. इन कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, ट्रेट्स कहते हैं। अब कैरेक्टर और ट्रेट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। कैरेक्टर यानी कि गुणधर्म आप अभी के लिए याद रखेंगे। Every individual is unique because they have a unique set of traits. आपने कहा कि हर एक इंसान जो है वो यूनिक है। हम कहें कि जो सिबलिंग्स होते हैं, जो भाई बहन होते हैं आपस में, वो भी एक दूसरे से डिफरेंट है, जबकि उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सेम है।
उनके माता पिता जो हैं वो सेम हैं, लेकिन फिर भी वो दिखने में क्या है, डिफरेंट है। तो आपने कहा कि जो डिफरेंट सेट ऑफ ट्रेट यहाँ पर आते हैं, जो डिफरेंट तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, उसी के बेसिस पे आप देखते हैं कि हर एक जो इंसान है यहाँ पे वो क्या होगा, यूनिक होगा। The traits which are transmitted by the parents to its offspring during the process of fertilization are inherited trait. इनहेरिटेड ट्रेट क्या होते हैं, वो ट्रेट या वो कैरेक्टर। ट्रेट अगर आप अभी नहीं समझ रहे हैं तो आप कैरेक्टर भी समझ सकते हैं। कैरेक्टर जिसे आप क्या कहते हैं, गुण या गुणधर्म कहते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, जो कैरेक्टर पेरेंट्स से जो संतान है, जो संतति है, उनमें ट्रांसफर होते हैं, तो उन कैरेक्टर्स को, उन ट्रेट्स को हम इनहेरिटेड ट्रेट्स या इनहेरिटेड कैरेक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इनहेरिटेड ट्रेट क्या है, आपने कहा हेयर कलर है, आई कलर है, हेयर का टाइप है, 3 इनहेरिटेड आपके पास क्या है, यहाँ पे कैरेक्टर्स आए हैं, ठीक है। The inheritance is determined by the certain rules of heredity. आपने कहा inheritance जो हो रही है, जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, वो क्या होते हैं, कुछ रूल्स के थ्रू डिटरमाइन होते हैं। Inherited traits are coded in our DNA and hence can be passed on to the next generation. क्या आपको बताया गया है, जो inherited traits are coded in our DNA. जो ट्रेट यहाँ पर हैं, जो कैरेक्टर हैं, उनके लिए वो हमारे डीएनए में क्या होते हैं, कोडेड होते हैं, और एंड हेंस कैन बी पास ऑन द नेक्स्ट जनरेशन, इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन में पास हो रहे हैं। तो एक्चुअली में आपका जो डीएनए है वो आपके पेरेंट्स से आप में पास हो रहा है, और जो भी कैरेक्टर आप देख रहे हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए में ही होती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पेरेंट्स से जो यहाँ पे कैरेक्टर है वो हम में पास हो रहे हैं। कैरेक्टर कैसे पास होंगे, क्योंकि डीएनए जो है वही इंफॉर्मेशन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल आई कलर है, हाइट है, कॉम्प्लेक्शन है, हेयर कलर है, एक्सेट्रा, ये सारे वो कैरेक्टर हैं जो क्या होते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर, देखिए अभी तक तो हमने बात की है किसके बारे में, आनुवांशिकता के बारे में, ठीक है, और आनुवांशिक गुणों के बारे में हमने बात की है। अब यहाँ पर इतनी चीजें हमें पता कैसे चली, ऐसा तो नहीं था कि हमें पहले से ही पता था, हमें चीजें पहले से पता नहीं होती हैं, या तो उनकी डिस्कवरी हो रही है या एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, तभी हमें चीजें पता चल रही हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला यहाँ पे कि आनुवांशिकता या आनुवांशिक गुणों के बारे में जो जानकारी मिली है वो भी क्या मिली है, कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही हमें मिली है। हमने कहा कि हमें हमारे पेरेंट्स के ही कैरेक्टर आ रहे हैं, ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें मिली है। हमने कहा कि जो कैरेक्टर है वो कैसे खुद को एक्सप्रेस करते हैं, इनकी इंफॉर्मेशन हमें मिली है। ये जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है वो सारे एक्सपेरिमेंट से मिलके, एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला है। ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया, यहाँ पर देखा कि जो कैरेक्टर्स हैं वो पास कैसे होते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने यही ऑब्जर्व किया क्या कैरेक्टर पास होते हैं, ठीक है। जब उन्होंने देखा कैरेक्टर पास हो रहे हैं तो किस प्रकार से कैरेक्टर पास हो रहे हैं, यानी कि इनहेरिटेंस की प्रोसेस कैसे हो रही है, और उसी के लिए उन्होंने क्या दिए हैं, यहाँ पे 3 लॉ दिए हैं। तो अगर आप ग्रेगर जॉन मेंडल्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे तो आपने कहा इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक भी कहा जाता है। जेनेटिक क्या है, जेनेटिक बायोलॉजी की एक ब्रांच है, एक शाखा है, जिसमें आप हेरिडिटी की बात करते हैं, यहाँ पे आप इनहेरिटेंस की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे तो आपको चीजें और ज्यादा समझ में आएंगी। ग्रेगर जॉन मेंडल एक पादरी थे, चर्च में रहते थे, ठीक है। वहां पर उनका एक गार्डन था, और गार्डन में जो है उन्होंने मटर के जो पौधे हैं वो बो रखे थे, जो गार्डन पी होता है। अब यहाँ पर एक दिन उन्होंने अचानक से नोटिस किया कि वहां पर जो पी की प्लांट है, पी प्लांट जो है, मटर के जो पौधे, उनमें बहुत वेरिएशन देखने को मिल रही है। कोई जो पौधे हैं उनकी हाइट बहुत ज्यादा है, किसी की हाइट कम है। अब आप सोचेंगे कि जिनकी हाइट कम होगी वो, उनकी अभी पूरी ग्रोथ नहीं हुई होगी, वो जब बड़े होंगे तो ठीक है वो भी उतनी ही हाइट पे आ जाएंगे, नहीं। उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे पौधे हैं, उन्होंने देखा कुछ ऐसे पौधे हैं जो बहुत छोटे हैं, और उन्हीं में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो फूल और जो फल हैं वो लग रहे हैं, यानी कि फल क्या होगा, मटर होगा। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनकी क्या है, जो लंबाई है वो बहुत ज्यादा है,
और उनमें तब जाकर के क्या लग रहे हैं, जो फूल और फल हैं वो लग रहे हैं। उन्होंने देखा फूलों का कलर भी डिफरेंट है, इसमें अलग फूल है, इसमें अलग फूल है। उन्होंने कहा कि जो बीज हैं, जो मटर के दाने हैं, उनका कलर भी अलग अलग है। उन्होंने देखा जो मटर का शेप है, जैसे कि कुछ मटर तो गोल उन्हें मिल रही है, लेकिन कुछ इस प्रकार की मिल रही है, ठीक है। अब बहुत सारी वैरायटी उन्हें देखने को मिली, तो उन्हें थोड़ा इंटरेस्ट आया इस चीज में कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पर उन्हें इतनी वेरिएशन देखने को मिल रही है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जब उन्होंने नोटिस किया वहां पर और उन्होंने मटर के प्लांट में इतनी वेरिएशन देखी, तो फिर उन्होंने सोचा कि ये जो कैरेक्टर है, क्या इसी प्रकार से आगे सारे मटर के दाने होंगे। अब उन्होंने नए जो कॉम्बिनेशन है वो बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। नए कॉम्बिनेशन बनाने शुरू किए और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं। काफी सालों तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। उसके बाद उन्होंने 3 लॉ यहाँ पर दिए हैं। कौन कौन से वो लॉ थे? वो लॉ थे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। क्या कहते हैं इन्हें? सबसे पहला जो लॉ है वो कहता है प्रभाविता का नियम। दूसरा कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण का नियम। ठीक है। अब नेक्स्ट लॉ कहता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये नियम पढ़ने से पहले आपको काफी सारी चीजें समझनी होंगी, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। आपने कहा ग्रेगर जॉन मेंडल was a scientist who is recognized as the father and founder of genetics। ये तो आप हाईलाइट कर लीजिए। आपसे पूछा जाता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं। आपने कहा फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। मेंडल्स कंडक्टेड मैनी एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट, जिसका नाम है पाइसम सटाइवा, यानी कि ये गार्डन पी की बात हो रही है। ध्यान रखिए, आपसे पूछा भी जाता है कि कौन सा पी है, आपने कहा गार्डन पी है, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट क्या किए, कंडक्ट किए यहाँ पर बिटवीन 1856 एंड 1863, लगा लीजिए इस ड्यूरेशन में इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, ठीक है। किस पे? मटर के पौधे पे। ही स्टडीड द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड डिडक्टेड मैनी ऑब्जर्वेशन। अब उन्होंने क्या किया, जब उनके पास एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आए, उन्होंने उसे स्टडी किया, एनालाइज किया और बहुत सारी ऑब्जर्वेशन उनके सामने यहाँ पर आई हैं। 10 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कम इनटू एग्जिस्टेंस, और इसी प्रकार से जो मैंडल्स के लॉ हैं वो अस्तित्व में आए हैं, ठीक है। मैंडल्स के लॉ को आप क्या कहते हैं? मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आप कह देते हैं, ठीक है। दोनों चीजें, या तो आप क्या कहेंगे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और इनमें उन्होंने कितने रूल दिए हैं? 3 जो यहाँ पर क्या आते हैं, नियम आते हैं, वो उन्होंने दिए हैं। 3 लॉ की इन्होंने बात की है, ठीक है। 3 लॉ कौन से होते हैं? द लॉ ऑफ डोमिनेंस, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आपने कहा दीज आर 3 मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। These laws come into existence by the experiments on pea plant in a variety of differing traits. Mendel started his research with monohybrid cross। अब ये क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसके बारे में बात करेंगे। क्या हुआ था कि मेंडल ने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, इस ड्यूरेशन में। और यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जर्वेशन उनके सामने आई, तो उन्होंने 3 नियम भी दिए हैं। उसके बाद उनके पास प्रॉपर सोर्स नहीं थे, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं रहा होगा इस टाइम पे, आप समझ सकते हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ, इन्होंने पब्लिश किए, लेकिन इनके जो लॉ हैं वो यहाँ पर आपने कहा कि किसी ने इस पे गौर नहीं किया, ठीक है। क्योंकि मैंडल ने क्या किया था, अपनी स्टडी में मैथमेटिक्स का यूज किया था। उस टाइम पे बायो में मैथमेटिक्स का यूज होना एक नई बात थी, और इस वजह से भी लोगों ने क्या किया, इस ये जो नियम थे, ये जो लॉ थे, इनकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मेंडल हैं उनके काम को उस टाइम पे प्रसिद्धि क्यों नहीं मिली।
देखिए, आज आप जानते हैं कि मेंडल्स को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, लेकिन उनके काम को प्रसिद्धि कब मिली, जब उनकी डेथ हो जाती है। जब उनकी डेथ हुई और जो अदर साइंटिस्ट थे उन्होंने जब उनके काम को फिर से यहाँ पे क्या किया है, रीडिस्कवर किया है, उन्होंने पाया कि मेंडल ने जो लॉ दिए थे वो एकदम सटीक बैठते हैं। लेकिन जब तक वो जीवित थे तब तक उनके काम को प्रसिद्धि नहीं मिली थी। क्या रीजन थी, ये भी आपसे पूछा जाता है। एक बार आप लोग बुक पढ़ लेंगे, कुछ रीजन उसमें दिए गए हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा सोर्स ना होना वहाँ पर, जैसे कि बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का यूज होना। तो इस प्रकार की यहाँ पे उस टाइम पे और भी थ्योरी चल रही थी जिसपे लोग ज्यादा ध्यान दे रहे थे। तो कुछ इस प्रकार से पॉइंट्स आते हैं जो आपको बताते हैं कि क्यों मेंडल के लॉ को प्रसिद्धि नहीं मिली थी। ठीक है, अब करना क्या है आपको, सबसे पहले इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल, उनकी डिस्कवरी का जो टाइम पीरियड है, क्या कब उन्होंने डिस्कवरी की थी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, मटर पे किया था, पी प्लांट पे किया था, गार्डन पी प्लांट पे किया था। क्या नाम है इसका, पाइसम सटाइवम इसका साइंटिफिक जो नेम है वो है। उन्होंने कितने लॉ दिए थे, उन्होंने 3 लॉ दिए थे। तो बेसिकली आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो फ्रीक्वेंटली आपसे पूछे जाते हैं। पहला तो ये है कि मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर के पौधे को का चयन क्यों किया था। दूसरा कि जो मेंडल है, मेंडल के काम को उस टाइम पर प्रसिद्धि क्यों नहीं मिली। तो अब आप सोचेंगे कि मेंडल ने तो पी प्लांट को जब ऑब्जर्व किया था इसीलिए उन्होंने क्या किया था, मटर के प्लांट को चूज किया था। नहीं, मटर के प्लांट को चूज करने के पीछे बहुत सारे रीजन थे और वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसके पहले आप क्या करेंगे, एक बार स्लाइड पढ़ लेंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल का कॉन्ट्रीब्यूशन आप पढ़ लेंगे और जो 3 लॉ है उनको आपको नोट करना है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था। ये तो हमने बात कर ली है कि मेंडल के काम को प्रसिद्धि क्यों नहीं मिली है। बात करते हैं मेंडल ने पी प्लांट को, मटर के पौधे को क्यों चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो एक तो ये भी है कि ठीक है, सबसे पहला तो यही आता है कि जब मेंडल ने पी प्लांट को देखा तो मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि मटर के पौधे में बहुत सारी वैरायटी यहाँ पर है। ठीक है, बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिली है वहां पर। तो सबसे पहले तो बहुत सारे कैरेक्टर थे जो कि यहाँ पर क्या थे, एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ पे सुटेबल थे। ठीक है, तो आपसे बोला जाता है क्योंकि पी प्लांट में 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यहाँ पर मिले थे मेंडल को। ये एक पहला रीजन है कि मेंडल ने क्या किया है, पी प्लांट को चूज किया है। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आपके सामने आते हैं और आपसे ये कैरेक्टर जो है वो पूछे जाते हैं कि बताइए वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या थे। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर हैं और कैरेक्टर में भी आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म्स मिल रही हैं, जैसे कि वेरिएशन था। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब है कि 7 यहाँ पे कैरेक्टर थे और उसमें भी वेरिएशन देखने को मिल रहा था। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने देखा कि प्लांट की हाइट, मटर के पौधे की जो लंबाई थी वो अलग अलग देखने को मिली। कैसी, कुछ तो पौधे कैसे थे, यहाँ पे टॉल थे और कुछ कैसे थे, ड्वार्फ थे। ठीक है, तो हाइट में डिफरेंस मिला, कुछ पौधे टॉल थे यानी कि लंबे थे, कुछ कैसे थे, ड्वार्फ थे यानी कि बौने थे। ठीक है, अब सेकेंड आता है फ्लावर, कि डिफरेंट कलर के फ्लावर उन्हें देखने को मिले हैं। कुछ में वॉयलेट कलर के फ्लावर लग रहे थे तो कुछ में व्हाइट कलर के फ्लावर लग रहे थे। व्हाइट कलर के फ्लावर आपने देखे होंगे, वॉयलेट कलर के भी फ्लावर आपने देखे होंगे मटर के पौधे में। तो उन्होंने क्या देखा यहाँ पे कि कैरेक्टर तो हैं, बहुत सारे कैरेक्टर हैं और उन कैरेक्टर में वेरिएशन देखने को मिल रही है कि कुछ पौधे लंबे हैं, कुछ पौधे पौधे बौने हैं, कुछ पौधों में वॉयलेट कलर के फूल हैं, कुछ में व्हाइट कलर के फूल हैं। नेक्स्ट आपने कहा फ्लावर की पोजीशन, कुछ में कैसी है, एक्सियल है और कुछ में कैसी यहाँ पे टर्मिनल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि फ्लावर की पोजीशन भी अलग अलग थी। नेक्स्ट हमने कहा पॉड का शेप, पॉड आप जानते हैं इस प्रकार से पॉड होता है और पॉड के अंदर क्या होते हैं, सीड होते हैं। तो पॉड का शेप क्या था, किसी में इन्फ्लेटेड था, किसी में क्या था, कंस्ट्रिक्टेड था। नेक्स्ट आता है पॉड का कलर, कि कुछ में जो पॉड है वो हरे रंग का दिखाई दे रहा है और कुछ का जो पॉड था वो येलो कलर का था। ठीक है, नेक्स्ट आता है सीड का शेप, जो बीज का क्या है, शेप है यहाँ पर। तो कुछ तो गोल बीज थे, राउंड थे और कुछ कैसे थे, रिंकल थे। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा 7 पॉइंट पे आते हैं सीड का जो कलर था, कुछ में कैसे थे, येलो कलर के सीड थे और कुछ में कैसे थे, ग्रीन कलर के सीड थे। ठीक है, इसको जो हाईलाइट आपको किया जा रहा है, आपको ये चीजें ध्यान देनी है क्योंकि कैरेक्टर पूछे जाते हैं कि वो कौन से 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, वो आपको ध्यान रखने हैं। और इन 2 कैरेक्टर्स में आप
को कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए इनको हाईलाइट किया जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, कॉलम आपको देखना है, ये है सीरियल नंबर, ठीक है, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, ये है कैरेक्टर, ये कैरेक्टर के नाम है, ये है डोमिनेंट और ये है यहाँ पे रेसेसिव। ठीक है, डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी, डोमिनेंट का क्या मतलब होगा, प्रभावी होगा, और रिसेसिव का मतलब होगा अप्रभावी, अप्रभावी। प्रभावी से आप ये लगा लीजिए कि कौन कितना स्ट्रांग है, ठीक है, कौन कितना अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो ज्यादा खुद को एक्सप्रेस करेगा, उसे हम प्रभावी कहते हैं। जो अपने आप को कम एक्सप्रेस कर पाता है, उतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, जो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, उसे हम अप्रभावी कहेंगे। डोमिनेंट और रेसेसिव या प्रभावी और अप्रभावी को हम आगे जाके बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए ये समझिए, ये ज्यादा स्ट्रांग कैरेक्टर है, ये इसके कंपैरिजन में कम स्ट्रांग कैरेक्टर है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे जाके कि ये चीजें बहुत काम आएंगे आपके, जब आप क्रॉस कर रहे होंगे, जब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि डोमिनेंट में क्या है, हाइट में डोमिनेंट कौन है, टॉल है, रेसेसिव कौन है, ग्राफ है। फ्लावर के कलर में डोमिनेंट क्या है, वॉयलेट है, रेसेसिव क्या है, व्हाइट है। फ्लावर की पोजीशन में एक्सियल क्या है, डोमिनेंट है, और रेसेसिव क्या है, टर्मिनल है। पॉट के शेप में इनफ्लेटेड डोमिनेंट है और रेसेसिव क्या है, कंस्ट्रक्टेड है। पॉट के कलर में ग्रीन डोमिनेंट है और रेसेसिव क्या है, येलो है। शीट के शेप में राउंड क्या है, यहाँ पे डोमिनेंट है, और रेसेसिव क्या है, रिंकल्ड है। सीट के कलर में येलो क्या है, डोमिनेंट है, और रेसेसिव क्या है, ग्रीन है। अब कंफ्यूजन कहाँ होता है, कंफ्यूजन होता है इन दो में। पॉट के कलर और सीट के कलर में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। पॉट कलर में ग्रीन डोमिनेंट है और सीट कलर में येलो डोमिनेंट है। पॉट कलर में येलो रेसेसिव है और सीट कलर में ग्रीन रेसेसिव है। ये एक दूसरे को आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले तो सीधे सीधे आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए वो 7 की मटर के पौधे में कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मिले, मेंडल को आपने कहा 7 मिले। 7 कौन कौन से हैं, ये 7 आपके पास कैरेक्टर आते हैं, उनमें डोमिनेंट एंड रेसेसिव कौन कौन से, वो आपको पता होने चाहिए। पहला रीजन मटर के पौधे को चूज करने का ये था। ठीक है, फर्स्ट रीजन तो ये आता है कि 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बाद सेकंड जो रीजन आता है, इसकी क्या है, शॉर्ट लाइफ साइकिल है। शॉर्ट लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि एक्सपेरिमेंट अगर कर रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए। अब एक्सपेरिमेंट कैसे किया होगा, देखिए, उन्होंने देखा यहाँ पर, हम एक कैरेक्टर हम लेके चलते हैं जो कि मेंडल ने सबसे पहले लिया था, हाइट को। उन्होंने ये देखा कि एक क्या है, यहाँ पे लंबा पौधा है, ठीक है, एक क्या है, यहाँ पे बौना पौधा है। ये चलिए पहले दोनों लंबे पौधे लेते हैं, ठीक है, दो पौधे हैं, ठीक है। अब इनमें क्या देखा गया है, बीज को देखा गया है कि एक में कैसे हैं ये बीज। अब ऐसे नहीं लगते हैं बीज, अगर हम मटर के पौधे देखेंगे तो हमने कहा प्रॉपर फली लगती है, लेकिन फली के अंदर आप बीज को कैसे यहाँ पे डिनोट करेंगे, तो समझने के लिए हम ये समझ लेते हैं कि ये क्या है, मटर के बीज हैं, ठीक है। चलिए ये हम फली भी बना लेते हैं इस प्रकार से, ये फली है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कैसे थे, येलो सीड है, ये येलो सीड है। ये पॉड है, पॉड के अंदर क्या है, सीड है, ठीक है, क्लियर है, विजिबल है। अब इतना तो आप समझते हैं कि जब इनसे सीड का फॉर्मेशन होगा, जब इनसे क्या होगा, सीड का इनमें कैसे फॉर्मेशन हुआ होगा, ठीक है। अब आपने कहा कि इससे लिया गया है कौन सा सीड, ग्रीन, और इससे लिया गया है यहाँ पे येलो सीड, ठीक है, येलो सीड लिया गया है। जब इन दोनों बीजों को बोया गया तो यहाँ पर आपने कहा कि सीड बनने से पहले ही क्या कर दिया जाएगा यहाँ पे। अच्छा, एक और कैरेक्टर देखते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। पहला ये है, दूसरा ये शॉर्ट लाइफ साइकिल। तीसरा जो रीजन था वो था कि ये जो पौधा है ये क्या है, बाइसेक्सुअल है, यानी कि द्विलिंगी है। द्विलिंगी का मतलब है कि इसमें पिस्टिल भी होगा और इसमें स्टेमेन भी होगा। अब आते हैं अपने उस पे, ठीक है।
हमने कहा एक प्लांट ये है और एक प्लांट ये है, तो कलर ही अलग कर देते हैं ताकि हम इसमें जो सीड लगेंगे वो कैसे लगेंगे, ग्रीन, ठीक है, क्योंकि जब आपने ग्रीन सीड को यहाँ पे बोया होगा तब आपको ये पौधा मिला, और जब आपने येलो सीड को बोया तब आपको ये पौधा मिला है, ठीक है। अब क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो हमने कहा कि इनमें दोनों जो पार्ट्स होंगे होंगे कौन से होंगे, पेस्टिल और स्टेमेन, दोनों पार्ट क्या होंगे, इनमें होंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया है, जब यहाँ पे बीजों का निर्माण कैसे होगा, बीजों का निर्माण होगा पॉलिनेशन के बाद, पॉलिनेशन के बाद होगा फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे क्या होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा जो कि सीड में डेवलप होगा, ठीक है। पॉलिनेशन के लिए आपने कहा कि यहाँ पे क्या चाहिए, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट चाहिए। अब हमने क्या किया है, मेल गैमेट यहाँ से और फीमेल गैमेट यहाँ से ले लिया है। कैसे लिया है, हमने कहा कि यहाँ पर जो मेल गैमेट है वो ट्रांसफर हो जाता है इस पौधे में, ठीक है, और यहाँ पे पॉलिनेशन हो जाएगा, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। अब इस पौधे में बीज कैसे लगेंगी, ये हमारे पास क्वेश्चन आता है। अब आपने रिप्रोडक्शन समझा है, और रिप्रोडक्शन जब आपने समझा तो आपने यही देखा है कि क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से यहाँ पर क्या होता है, सीड एंड फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। हमने कहा कि मेल गैमेट तो इसका है, फीमेल गैमेट इसका है, तो यहाँ पर कैरेक्टर किसका आएगा, यही एक्सपेरिमेंट था कि यहाँ पर सीड का कलर जो है वो कैसा आएगा, सीड का शेप कैसा आएगा, ऐसे हम हर जो कैरेक्टर उसको लेकर के चलेंगे। अभी हमने क्या लिया था, सीड का कलर लिया था, ऐसे ही हम प्लांट की हाइट ले सकते हैं, सीड का शेप ले सकते हैं, फ्लावर की पोजीशन ले सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, आपने कहा अगर शॉर्ट लाइफ साइकिल होगी, यानी कि जो जीवन चक्र अगर छोटा होगा तो जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे, जल्दी आप सीड को प्राप्त करेंगे। आपने फिर से इन बीजों को बोना है, फिर से आपके पास जो प्लांट आएंगे वो आपको नए कैरेक्टर के बारे में बताएंगे। तो हमने कहा कि जो पी प्लांट को चूज करने के रीजन थे वो मेनली हमारे पास 3 आते हैं। एक तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आ गए हैं, एक की जो पी प्लांट है मटर का पौधा उसकी लाइफ साइकिल छोटी होती है, और तीसरा क्या है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है यानी कि द्विलिंगी पौधा है, इसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, ठीक है। चलिए एक बार ये जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है उन्हें आप लोग ध्यान से देख लेंगे। चलिए अब यहाँ पर मेंडल ने अपने लॉज कैसे परफॉर्म किए हैं, कैसे उन्होंने लॉ दिए हैं, और कैसे उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, क्रॉस करवाया है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास आएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपने रिप्रोडक्शन जो प्रीवियस क्लासेस है वहां पर भी पढ़ा है, एक बार हम हल्के से देख लेंगे कि क्रॉस कराने का मतलब क्या होता है, ठीक है, ताकि आप चीजों को और अच्छे से समझ पाएं। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, जैसे जीन है, एलील है, जीन लोकस है, हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस है। आपके पास आता है डोमिनेंट, रेसेसिव, जीनोटाइप, फिनोटाइप, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, इसी के साथ हम डीएनए, और जो आपके पास क्रोमोसोम्स आते हैं, कैरेक्टर और ट्रेड्स आते हैं, मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड हो गया है, इन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक बार आप ये टर्म समझ जाते हैं आपके लिए चैप्टर बहुत इजी यहाँ पर हो जाता है, इसीलिए हमने सबसे पहले टर्म्स को लिया है, सबसे पहले इन्हें समझेंगे और उसके बाद जो लॉज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक बार आप लोग ये जो सारे टर्म्स हैं एक बार घर से देख करके आएंगे, ठीक है, और इसके आगे का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।